हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में थोड़ी आवाज़ प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया लेसन जिसका नाम है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। बेसिकली पहले मैट्रिक्स पढ़ा जाता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट। लेकिन आज के लेक्चर में पहले हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए डिटर्मिनेंट। एक मजा मैं देख लूं आपको सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा आज कैमरे क्वालिटी कम है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट, देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि मैट्रिक्स पहले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। मैट्रिक्स कई टाइप के होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और इसके अलावा बहुत टाइप के होते हैं। उसी में एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हम अभी आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो बता देंगे। हालांकि पहले मैट्रिक्स ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन वहां पर जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा उसके बाद के आगे का जो मैट्रिक्स, जो हाई लेवल मैट्रिक्स है, उसमें हमको डिटरमिनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी आवश्यकता बाद में पड़े तो उसको बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, सब चीजें क्लियर कर देंगे। अब देखिए, डिटरमिनेंट की जहां तक बात रही, तो डिटरमिनेंट जो है वो एक, मैंने बताया कि एक आव्यूह होता है। आव्यूह का मतलब ये कि वो एक प्रकार, जैसे सारणिक, सारणिक एक प्रकार का आव्यूह का प्रकार है। और आव्यूह कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्यों? क्योंकि देखिए, सारणिक बना किससे होता है? सारणिक जो मेन होता है वो होता है रो एंड कॉलम। सारणिक दो चीजों से मिलकर बना होता है साहब, ये बात को नोट कर लीजिए। सारणिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। कैसे समझे? देखिए कैसे। देखिए, जैसे कि मैंने बोल दिया कि एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं सारणिक का। एक आपको प्रकार दिखाता हूं। ये देखिए, ये और ये होता है सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। इसे क्या बोलते हैं समझ लीजिए, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। लिख लीजिए, सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? ये, अब ये जो हमारे डिटर्मिनेंट होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कई टाइप का मतलब कितने कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है 2 ऑर्डर का, एक होता है 3 ऑर्डर का, और एक होता है 4th ऑर्डर का। यानी 3 प्रकार के सारणी हम पढ़ेंगे। एक द्विकोट का, एक तृतीय कोट का, एक चतुर्थ कोट का, जिसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट एंड 4th ऑर्डर डिटरमिनेंट। ये भी हमने सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का आपको एक रूप दिखाया है। ये सिंबल होता है डिटरमिनेंट का, और इसके अंदर ये इसके अंदर जो लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं? जैसे आपके लिखा होगा A1, A2, B1, B2, ये होते हैं आपके एलिमेंट्स, अवयव। क्या होते हैं? एलिमेंट्स, अवयव। देखिए, ये जितने भी आपके दिख रहे हैं, ये A1, ये A1 कामा A2 कामा B1 कामा B2, ये जितने हैं आपके क्या? ये आपके एलिमेंट्स है, अवयव, जिसे हिंदी में अवयव बोलते हैं। ये आपके अवयव। और देखिए, अब रो एंड कॉलम क्या होते हैं? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि रो एंड कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना? आपने एक्सिस देखा होगा, एक्सिस। मैं बता, इधर देखिए, इधर आपने देखा होगा, ये प्लेन देखा होगा, प्लेन देखा है, प्लेन।
जिसे हम बोलते हैं ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इसमें ये जो आपकी लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और ये जो आपकी होती है ये आपकी वर्टिकल होती है। ऐसी होती है आपकी ये आपकी वर्टिकल होती है, ये आपकी वर्टिकल होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है भाई साहब। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब ये, इन्हें हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं रो। और जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, ऐसी वर्टिकल लाइन, ये आपको जो दिख रही है ये इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। इसे क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी आपको समझ में आ गया कि इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन मीन्स कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स रो। तो रो एंड कॉलम समझ आएगा। रो का मतलब पता है, कॉलम का मतलब आपको पता है ना। रो का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो पंक्ति कैसी होगी? पंक्ति खड़ी खड़ी थोड़ी ना होगी। अगर हम समझना चाहते तो पंक्ति कैसी होगी? पंक्ति एक लाइन में तो होगी। जब कोई प्रेयर करता है तो ऐसे तो पंक्ति में खड़ा होता है, तो पंक्ति ऐसे तो लगती है। पंक्ति कैसे? पंक्ति जो लगती है वर्टिकल लगती है, लगती। पंक्ति तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लगेगी ना। और जो स्तंभ यानी खंभे जो होते हैं, खंभे स्तंभ, खंभा करने के स्तंभ होता है, तो कैसा होता है? वो वर्टिकल होता है, खड़ा होता है। तो समझ में आ रहा है यहाँ से? ठीक है सर। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज में चलते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है। क्या? डिटर्मिनेंट के अंदर एक चीज बहुत स्पष्ट होती है, जिसको आपको समझा देते हैं। और वो क्या स्पष्ट होती है कि इन डिटर्मिनेंट्स क्या एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो समझ लीजिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब देखिए हम क्या लिख देंगे इसमें कि साहब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो आपको सामने दिखाई कि नहीं एक बार? अगर लिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां भी लिख देता हूं कि डिटरमिनेंट के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में इक्वल होती है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में इक्वल होती है। जिसको नजर में आ रहा हो सुन नहीं सकता है, मान लीजिए इसका में कोई प्रॉब्लम है, जिसको समझ में आ रहा हो लिख भी सकता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। लिख लीजिए नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अच्छा सर, और जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा वर्ग ऑफ यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। नोट कर लीजिएगा, जो आपका डिटरमिनेंट होता है, लिख लीजिए एक पॉइंट, सारणिक हमेशा वर्ग अवयव का निकलता है। सारणिक हमेशा वर्ग अवयव का निकलता है। अब हम मेन चीज समझेंगे आपको कि यहां से चीज स्पष्ट है कि सारणिक हमेशा वर्ग अवयव का निकलेगा, और अवयव पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। अच्छा, अब हम अगली समझते हैं जो है आपकी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। भाई साहब, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स ये समझेंगे। देखिए, जो ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। ऑर्डर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। ऑर्डर का मतलब होता है साहब कोटि। क्या होता है? कोटि। तो सारणिक मुख्यतः 3 प्रकार की आप पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर आपकी जो फर्स्ट होगी वो होगी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या होगी? सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट।
आपकी ये होगी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट और एक आपकी होगी फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट। डीटी का मतलब डिटरमिनेंट ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो द्वितीय कोटि सारणी, तृतीय कोटि सारणी, चतुर्थ कोटि सारणी, समझ में ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये है आपकी द्वितीय, क्या है आपकी द्वितीय कोटि सारणी, या कि क्या तृतीय, इसकी चतुर्थ, इस तरह से हो सकते हैं। आपको बात कितनी समझता है, समझ में आ गया। ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर। अच्छा, अब इससे हम समझते हैं कि आपको यदि पता है कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स को हम एन से डिनोट करते हैं। सुन लीजिए, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो जब जब एन की बात आएगी तब तब समझ में आ जाएगा कि क्या दिए है आपको, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर दिए। जैसे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की जब बात होगी तो इसका मतलब n बराबर कितना है, n बराबर 3 है। जब इसकी बात होगी तो इसका मतलब n बराबर, सॉरी, जब सेकंड ऑर्डर की होगी तो इसका मतलब n बराबर 2 है। जब थर्ड ऑर्डर की होगी तो n बराबर 3 है। और जब चतुर्थ ऑर्डर की होगी, फोर्थ ऑर्डर की बात होगी, तब n बराबर 4। करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो नहीं, और कहना शुरू करना था। n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। यहां से हमको ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आ गया। अब हमको समझना है कि एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे उस सारणी के अंदर। द्वितीय कोटि सारणी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तृतीय कोटि सारणी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, और चतुर्थ कोटि सारणी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। अब हमको एलिमेंट समझना है। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल पैरा देता हूं, समझाता हूं, सुनो पहले। तो कैमरा से बड़ा हो जाएगा तो स्पेस पहले परसों एक दिन में हम बड़ा कर देंगे, तो फिर आपको ये दिखाएगा, ये बोर्ड ऊपर वाला कर देंगे, ठीक है। ओके, इसमें बात करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको सामने। क्या लेते हैं आपके सामने, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई साहब, हमने आपको एक चीज बताई, क्या बताई, कि जैसे हमने आपको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एग्जांपल पहले दिया था, उसमें हमने कहा था ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ठीक है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ऑर्डर का है, कह दो सेकंड ऑर्डर का, कह दो भैया n का मतलब कितना है, तो कह दो n बराबर 2, क्योंकि n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, कभी कभार आपको ऐसा लिखे मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा लिखे, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझिए। तो ये जो फर्स्ट 2 दिख रहा है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रो, ठीक है। और जो सेकंड आपको दिख रहा होता है, इसका होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। 2/2 का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 रो 2 कॉलम, ये होता है। और n बराबर कितना होता है, 2। अच्छा भाई साहब, इसमें आप एलिमेंट्स गिनिए कितने, 1 2 3 4। देखिए 2 पंक्ति है कि नहीं, देखिए आपकी एक पंक्ति ये हो गई, इसे हम बोलेंगे R1। एक पंक्ति आपकी ये हो गई, इसे बोलेंगे हम R2, ठीक है भाई साहब। ये आपका हो गया। एक कॉलम आपका ये हो गया, इसे हम बोलेंगे C1। एक कॉलम आपका ये हो गया, इसे हम बोलेंगे C2। अब हाँ, ये भी समझ लीजिएगा कि जो रो होगा, रो को हम डिनोट करेंगे R से, कैपिटल R से, और जो कॉलम होगा इसको डिनोट करेंगे कैपिटल C से, ठीक है। इसी प्रकार से R1 R2 R3 जितने होंगे, तो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये बता रहा है। तो कुल ऑर्डर 2। अब हमको चाहिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं, गिन एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 कैसे आया होगा, कहीं देखिए n का स्क्वायर कीजिए, n का स्क्वायर कीजिए, यदि n बराबर 2 2 का स्क्वायर कीजिए 4, तो 4 कितने एलिमेंट्स दिए हुए, 4 एलिमेंट्स दिए हुए कि दिए हुए, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा भाई साहब, एक एग्जांपल और लेते हैं, पूरा क्लियर करा देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लीजिए भाई साहब, A1 A2 A3 B1
B2 B3 C1 C2 C3 तीन हो गए। इसमें रो देखिए, एक रो ये, एक रो ये, और एक रो आपकी ये R1, ये R2 और ये R3 होगा। इसको हम इस तरह सकते हैं 3/3, क्योंकि इसमें 3 रो है, 3 कॉलम देख लीजिए, एक कॉलम ये C1, एक कॉलम ये C2, एक कॉलम ये C3, 3 आपकी कॉलम हो गई। इसका मतलब अगर मैं इसमें n बराबर मांगूंगा तो आप n बराबर 3 देंगे कि नहीं देंगे? n बराबर 3 देंगे कि नहीं देंगे? n बराबर 3 देंगे ना। अब 3 का स्क्वायर कीजिए, अब n बराबर 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना? चलिए मैं करता हूं आपको 3 का स्क्वायर यानी 9। अब क्या देखिए कि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 एलिमेंट है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि साहब हमको बता दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट। आप क्या बताएंगे? आप कह दीजिएगा सर ये होगा n स्क्वायर। ये क्या होगा? n स्क्वायर, और वेयर n क्या है? n है आपका ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई साहब, तो जितने n उतना होगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि साहब n बराबर दिए है 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो तुम कह देना नंबर ऑफ और आप बढ़ा के देख भी सकते हैं, 4 रो कर दीजिएगा, 4 कॉलम कर दीजिएगा। ऑफकोर्स जब आप 4 रो कर देंगे, 4 कॉलम कर देंगे, उसको देखेंगे तो 4/4 से डिनोट होगा, n बराबर 4 होगा, और उसका एलिमेंट्स गिनेगा तो 16 निकलेंगे। इस प्रकार से हमको ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को n से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को n से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होता है वो n ऑर्डर का स्क्वायर। बस समझ में आ गया। हाँ, उनको कह रहा है सर इसके कर दीजिए 2 × 4 3 × 9 2 × 2 3 × 3 4 × 4। कॉन्सेप्ट मैं जिस तरह बना सके, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो ऑर्डर का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए साहब, अब हम कुछ कराते हैं, क्वेश्चंस वगैरह कुछ चीजें दिखाते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए हम पढ़ते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, यानी सॉल्यूशंस किसके? डिटरमिनेंट्स के। सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिटरमिनेंट। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सेकेंड ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे? सेकेंड ऑर्डर की। देखिए भाई साहब, जैसे सेकेंड ऑर्डर, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला सबसे बढ़िया हमने लिया हुआ A1 A2 B1 B2। ठीक है भाई साहब, ओके। कितने का सेकेंड ऑर्डर? इसका मतलब इसमें n बराबर कितना है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। ठीक है भाई साहब। अच्छा, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो बड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल। देखिए कैसे, आप ध्यान दीजिए इस पे,
ये है डायगोनल, ये है डायगोनल जिसे हम बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेन डायगोनल। स्पेलिंग बोला मेन डायगोनल, इसे बोलते हैं मेन डायगोनल। और आपका देखिए, आपका ये बन रहा है डायगोनल, जिसे हम बोलते हैं सेकंड डायगोनल। ये अदर डायगोनल जो आप बोल सकते हैं। ये आपका मेन है, ये आपका सेकंड है। अच्छा देखिए, ध्यान से मेरी बात को जरा समझिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? करा सकते हैं, करा सकते हैं, करा सकते हैं, नहीं करा सकते? करा सकते हैं, नहीं करा सकते? ठीक है सर, इधर देखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, और इसके बाद आपको लगा देना है माइनस। क्या लगा देना है? माइनस। और माइनस लगाने के बाद आपको लिख देना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर या सेकंड डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल। तो जो आपको लिखना हो आप ले सकते हैं। दैट इज नॉट अ मीनिंग कि नहीं आपको ये लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल और माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल। तो भाई साहब मेन डायगोनल कौन कौन से प्रोडक्ट कीजिए? A1 B2, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये बनेगा A1 B2, यानी ये होगा आपका सोल्यूशन A1 B2 और माइनस सेकेंड ऑर्डर यानी B1 A2, ये होता है आपका सोल्यूशन सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर नहीं होगा तो थर्ड ऑर्डर में तुम मेन का कढ़ा लो, तुम उसमें डायगोनल नहीं ढूंढ पाओगे। ये डायगोनल सेकंड कौन बनाओगे? वहां तो कोई डायगोनल बन रहा है। तो थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए अलग रूल होगा, पर सेकंड ऑर्डर का रूल ये होता है। क्या होता है? A1 B2 B1 A2, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स। कहां लिख दीजिए आपने? मैं इतना सा भूल गया। एलिमेंट्स एक साथ नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, छाप। अच्छा कुछ नोट्स लिख लीजिए, कुछ नोट पॉइंट आपको लिखा देते हैं। नोट पॉइंट, किसी के दिमाग में कुछ सवाल आएगा तो उस सवाल का निदान हम करेंगे। नोट नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, आपके सभी सवालों का निदान यहाँ पे हो जाएगा। लिखिए a determinant of
ऑर्डर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कहाँ गया? फर्स्ट तो हमने पढ़ाया ही नहीं, आप तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात कर रहे हैं। अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट is the number itself। मतलब जो लिख लीजिए, a determinant of order first is the number itself। इसका क्या मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा वो स्वयं ही एक नंबर होगा। कैसे? एक पंक्ति, एक स्तंभ, ये कैसे बन पाएगा? बात सोचिए, बात समझिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि वन रो वन कॉलम, दो प्रकार के। तो अब देखिए, मैंने लिख दिया ये एक रो मैंने बना दी और इसमें एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, तो स्वयं एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक एलिमेंट सारे। अगर दो रो होती तो चलो एक एलिमेंट होता है, ठीक है, तो स्वयं नंबर हो। समझने के लिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये सब मैंने पॉइंट्स बड़े अच्छा, अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़े, मुझे तो परेशान हो गई तो मैं पॉइंट्स जोड़ते हैं, पता नहीं मैंने कहा डाले हैं, सोचता हूँ लाइन बाय लाइन आपको लिखवा दूंगा, नहीं यार लिखवाने का तो मैं ऐसे बैठ लिखवा लेता हूँ, फिर आप कहेंगे सर ये तो लास्ट का पॉइंट है, तो हमारे हिसाब से सही, लेकिन आपके हिसाब से गलत हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बेसिक पॉइंट है कि एवरी डिटरमिनेंट, एवरी डिटरमिनेंट पहले कौन लिखता है? देखिए ये समझ, एवरी डिटरमिनेंट जो होता है ना वो एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। लेकिन एवरी मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट नहीं होता। आपको पता भी है इसका रीजन क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स कई टाइप के होते हैं। सिंगुलर एक, जिसमें एक ऐसा होगा जिसमें खाली एक ही, एक मतलब एक पंक्ति होगी, एक रो ही होगी, रो मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कितने ही टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगे और उनमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, ऐसा कोई नियम नहीं। मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो चाहिए, बट मैट्रिक्स का एक स्पेसिक, जिसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर डिमांड है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, और वही होता है आपका डिटरमिनेंट। इसलिए बोला दिया था कि डिटरमिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, क्या होता है। और हाँ, एक पॉइंट था, जैसे तीसरा पॉइंट मैं तीसरा पॉइंट में क्या बताऊं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक सारणिक का मान निश्चित होता है। एवरी डिटरमिनेंट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू, एवरी डिटरमिनेंट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। हर आदमी के पास, मतलब हर, देखो हर आदमी अपने पास एक निश्चित प्रॉपर्टी रखता है, हर एक चीज अपने पास एक निश्चित प्रॉपर्टी रखती है, अपनी एक निश्चित वैल्यू रखती है, जैसे मार्कर अपनी एक निश्चित वैल्यू रखता है, उसी प्रकार से आपकी जो डिटरमिनेंट होती है वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखती है, तो लिखवाने की कोई जरूरत है ही। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जोड़ रहा था, मैं क्वेश्चन आपको पहले सेकंड ऑर्डर करा देता हूं, अभी थर्ड ऑर्डर नहीं, अभी ये क्वेश्चन सुनिए, देखिए। अच्छा हाँ, उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन आपको डिटरमिनेंट का हमने सिंबल तो देख लिया, लेकिन उसको डिनोट किससे करते हैं? उसको
आप डिनोट करने के लिए आप कई चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप डेल्टा का यूज कर लीजिए, आप डेल्टा का यूज कर सकते हैं, आप इसका ले सकते हैं, या किसी भी कैपिटल का A to Z किसी भी कैपिटल का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे डेल्टा से जोड़ कर दीजिए, चाहे DET डिटरमिनेंट A, और चाहे आप A to Z किसी भी कैपिटल सिंबल का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो डिनोटेशन आपको सब आता है। अच्छा भाई साहब, पहला क्वेश्चन आपको NCERT का ये, इसको आप लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट आपको क्या दिया गया? डिटरमिनेंट आपको दिया गया डेल्टा बराबर, आपको डिटरमिनेंट दिया गया डेल्टा बराबर, लिख लीजिए भाई साहब, 5 माइनस 2 और 4 और 3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो बहुत सिंपल आएंगे। असल में डिटरमिनेंट जो मेन रूप से सॉल्व होती है ना, वो प्रॉपर्टी से सॉल्व होती है, और प्रॉपर्टी में आगे बढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू, उसमें आएगी आपकी एक प्रॉपर्टी की स्विचिंग प्रॉपर्टी, ऑल जीरो प्रॉपर्टी, अलग कितने टाइप की प्रॉपर्टी में बनेगी। एक रैपो बनेगी। रैपो का मतलब समझते हैं ना, कंप्यूटर साइंस में होता है रेपोजिटरी ऑफ फाइल्स ऑफ कलेक्शन, तो वहीं बनेगा प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन। बहुत बढ़िया, देखेंगे। चलिए, तो पहले हम दे देते हैं, लिख देते हैं गिवन दैट, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? डेल्टा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 4 और 3। सॉल्व कैसे करेंगे? क्या बताया था फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर का? ऑर्डर माने एन कितना दिया गया? 2 ही दिया गया है। एलिमेंट्स कितने? 4। कैसे सॉल्व करना है? सेकंड ऑर्डर पहचान में आ गया, 2 पंक्ति 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 रो 2 कॉलम, मतलब सेकंड ऑर्डर। एलिमेंट्स फॉर सेकंड ऑर्डर, n बराबर 2, सेकंड ऑर्डर। पहचान में आ गया कि सेकंड ऑर्डर है, तो फिर पहचान में आ चुका है कि सेकंड ऑर्डर है, तो इसका रूल क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्स, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें मेन डायगोनल कौन सा है? ये है आपका मेन डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। अभी होता है आपका सेकंड डायगोनल। तो भाई साहब, इसका सॉल्यूशन का सूत्र क्या होता है? पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, मुख्य अवयवों के गुणों, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स। तो भाई साहब, पहले मुख्य विकर्ण के मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए, तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? ये मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 15 माइनस आएगा सीधा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये बचेगा 23, और ये है आपका आंसर। बस एकदम सिंपल, कुछ है नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना अगला चीज स्टार्ट करते हैं। अगला माने अगला चीज स्टार्ट करते हैं साहब। पहली चीज क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी निकलती है? चलिए, और आपके सामने जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो दिया गया है डेल्टा इज इक्वल टू, क्या दिया गया है?
कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दिया गया माइनस साइन थीटा, और ये दिया गया है आपका कॉस थीटा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं सॉल्व कर देता हूं ना। चलिए सभी लोग इसको पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे, मैं बाकी सॉल्व कराता हूं। तो आपको दिया गया गिवन दैट क्या दिया गया, डेल्टा बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें n बराबर कितना दिए है, n बराबर 2, यानी सेकंड ऑर्डर है, पहचान में आ गया। 4 एलिमेंट्स पहचान में आ गया सेकंड ऑर्डर का। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्स, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, तो यह आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा विच मीन्स 1, और ये आ गया आपका आंसर। ये भी आपके 1 नंबर क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर्स के। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था। नोट कर लीजिए, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए चैनल कर लीजिए अपने मन से, कोई कठिन सवाल नहीं, कोई कठिन सवाल नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं फिर कराता हूं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और इसमें दिया गया है कैपिटल ए बराबर, क्या दिया गया, चेक करते हैं। ये दिया गया 1 log a, और ये दिया गया है log b a, और ये दिया गया है 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसा सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन। तो आपको क्या गिवन किया गया है, गिवन दैट a बराबर 1 log a b, और दूसरा दिया गया है log b a और 1। अब इस क्वेश्चन को समझने में आपको देर नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इसको आपको पता है कि क्या करना है, सीधे सीधे n बराबर 2 है यानी एलिमेंट्स 4 है, यानी सेकंड ऑर्डर है। जब सेकंड ऑर्डर है तो कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल, ठीक है। जैसा देखते हैं a बराबर, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा log a b क्रॉस log b a, बेस में आए, बेस में आ गई, ये आ गया a इज इक्वल टू 1 माइनस log a b इंटू log b a। चालू करिए, आता हो ना, तो लॉग का नियम, लॉग का क्या नियम होता है, लॉग का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे लिखा हुआ है लॉग, यहां लिखा हुआ है n और यहां लिखा हुआ है n, तो इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन log n बेस रूल। आप पढ़े होंगे सब लॉग, ये लॉग रूल होता है, बेस रूल। और क्या कि बेस चेंज करना, बेस चेंज करना पता है ना, इसको क्या किए यहां लिया है, तो इसको यहां लिया, बेस चेंज करना, बेस चेंज किए तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1।
तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस ये कितना बचेगा, इसको चेंज कर दीजिए, बचेगा 1/log बेस बी इंटू ये आ गया बेस बी और ये आ गया क्रॉस लॉग बेस बी ए। अब क्या दोनों कॉमन कट जाएंगे, दोनों कॉमन मतलब दोनों सेम कट जाएंगे। तो ये बचा 1 माइनस 1 एक बराबर आपको बचा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी इसका जो आंसर मिल गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 0। 0 आंसर आ गया। नोट कर कुछ था क्या, कुछ नहीं था, बस लॉग का नियम लगाना था। लॉग का नियम लग गया, लॉग का नियम। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन होम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। अब देखिए आपको हम देते हैं होमवर्क को, इसको सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर दिया गया है, ये आपको ए बराबर दिया गया, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 चलिए एक्स प्लस 1। इसके सभी लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जिसका आंसर है वो 50 पैसे का 50 पैसे का उसको गिफ्ट मिलेगा जो इस क्वेश्चन को। इस प्रकार से हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका सोल्यूशन ले चुके हैं, सारे देख चुके हैं। और अब बात आती है मेन थर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा, फोर्थ भी नहीं मिलेगा। सेकंड और थर्ड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, फोर्थ के बहुत कम, बहुत कम। अब देखिए थर्ड को सॉल्व करने का तरीका। गुड बाय, यहां से लेक्चर समाप्त।